सफ़र इंसान की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने के लिए इंसान कभी रेल का इस्तेमाल करता है, कभी जहाज़ का, तो कभी ज़मीनी रास्तों का। और इन ट्रांसपोर्टेशन के ज़रायों से इन तमाम से वाबस्ता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आदाब, रोज़गार से कामयाबी तक के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की। क्या है ये शोबा, इसमें किस तरह की तालीम दी जाती है और नौजवान इस फील्ड में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पैकेज के ज़रिए आइए डालते हैं नज़र ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की फील्ड पर। नाज़रीन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक अहम और तरक्की याफ्ता शोबा है जो इंसानी जिंदगी को बेहतर और मुनज़्ज़म बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें सड़कों, पुलों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और दीगर सफरी निज़ामों की मंसूबाबंदी, डिज़ाइनिंग, तामीर और देखभाल की जाती है। इसका मकसद आवाम की नक्ल व हरकत को महफूज, मौसर और इको फ्रेंडली बनाना है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में वक्त की अहमियत से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाती है कि लोग और सामान कम वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये सिर्फ सफर को आसान बनाने का जरिया नहीं, बल्कि मईशत, तिजारत और मुआशरती तरक्की में भी अहम किरदार अदा करती है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जदीद टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इको फ्रेंडली मवाद का इस्तेमाल करते हुए मौसर सफरी निज़ाम तैयार करते हैं। ये माहिरीन महफूज सड़कों, तेज रफ्तार रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों की तरक्की के साथ साथ हंगामी हालात में मुतासरा रास्तों की बहाली में भी सरगर्म रहते हैं, जैसे महफूज और पायदार सड़कों और पुलों का डिजाइन, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की तामीर, तेज रफ्तार रेलवे और मेट्रो निज़ाम की मंसूबाबंदी, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, कुदरती आफात या हंगामी हालात में मुतासरा रास्तों की बहाली। इस शोबे में मुख्तलिफ महारत रखने वाले इंजीनियर्स काम करते हैं, जैसे हाईवे इंजीनियर्स, रेलवे इंजीनियर्स, ट्रैफिक इंजीनियर्स, एविएशन इंजीनियर्स और अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानर्स। इनका काम आवाम की जिंदगी को आसान और महफूज बनाना है, जिसके लिए वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों और तकनीकी इल्म का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि एक मिशन है जो दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने के लिए वक्फ है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जरूर हासिल कर ली होगी। और अब इसी मौजू पर डिटेल में बातचीत करने के लिए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको मुसलसल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अब इसी मौजू पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है दूरदर्शन के इस खास प्रोग्राम में, हम आपका स्वागत करते हैं। नुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए हैं और स्वागत भी है आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। सर, जब हम इस फील्ड की बात करते हैं तो इसमें किस तरह की तालीम दी जाती है और ख़ास तौर पर प्रैक्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ सिखाया जाता है, किस तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमारे 4 मोड्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, और इसके अलावा भी कुछ एक मोड्स रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे आजकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो बेल्ट कन्वेयर्स रहते हैं, आजकल हमारे पास एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, ये सभी भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं। इन सभी मोड्स में जो इनकी महत्ता ये है कि हमने देश में और विदेश में कम से कम समय में हम लोग डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल करें, तो हमारी पूरी प्रोग्रेस आंकने का ये भी एक माध्यम है। जी।
कि पहले हम लोग ट्रैवल करते थे तो बहुत टाइम लगता था, आजकल उसी डिस्टेंस को 200 किलोमीटर को हम लोग इंडिया में भी लगभग 1 घंटे में 2 घंटे में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अभी हम बुलेट ट्रेन्स भी लेकर आ रहे हैं भारत के अंदर भी, जबकि हमारी जो एडवांस कंट्रीज वहाँ पहले से ही चल रही थी। तो हमारी पूरी जो मानवता की प्रोग्रेस है उसको मापने का मैं ये कहूँगा कि एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम कितने कम से कम समय के अंदर एक गिवन डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक मायारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पर हम कोर्सेज़ की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में किस तरह के कोर्सेज़ यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं और किस तरह की तालीम दी जाती है? बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मगर उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर अभी स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम टीच नहीं कर रहे हैं। हमारे जो एडजॉइनिंग इंस्टीट्यूट है जो कभी हमारे को एफिलेटेड हुआ करती थी, आज की डेट में जो NIT कुरुक्षेत्र है उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर M.Tech ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ये पूरा एकेडमिक प्रोग्राम चलता है। और यहाँ आने से पहले मैं उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो अभी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की उसमें हेल्प ले रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बहुत हद तक हमारे को स्टैटिस्टिक्स और ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे सपोज हमने दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में सबसे पहले देखते हैं कि हमारी एक गिवन टाइम में ट्रैवल डिमांड क्या होगी। ट्रैवल डिमांड मतलब कितने पैसेंजर्स वहाँ पर ओवर या इन ए गिवन टाइम वो ट्रैवल करना चाहेंगे। उस ट्रैवल डिमांड को हम फोरकास्ट करते हैं। जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं तो आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद के लिए प्लान करते हैं उसमें। तो 20 साल बाद हमारी ट्रैवल डिमांड क्या रहने वाली है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको पहले हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के तहत। फिर उसके हिसाब से हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए होता है, इसमें क्या काबिलियत देखी जाती है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो जो लोग विलिंग हैं इस फील्ड में आने के लिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के महत्व को समझना चाहिए। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में रोडवेज का महत्व बहुत ज़्यादा है कि हमारा लगभग 80% पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और लगभग 70% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा का सारा हमारा थ्रू रोड्स हो रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि रोड्स का बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है। और रोड लेंथ के मामले में इंडिया US के बाद दूसरे नंबर पर है। हमारे पास लगभग 63-64 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। और इतना बड़ा रोड नेटवर्क चाइना के पास भी नहीं है, जबकि चाइना भौगोलिक रूप से क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे से बहुत बड़ी कंट्री है। यानी कि हमारी कनेक्टिविटी विलेज लेवल तक आज की डेट में बहुत अच्छी है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इतने बड़े रोड नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कंस्ट्रक्शन के बाद उसको मेंटेन करना ये और भी बहुत बड़ा काम है। इसी तरह से आप देखते हैं कि रेलवेज़ में भी पिछले कुछ 8-10 सालों में बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर एक्सपेंशन का काम भी हो रहा है। जो हमारे पहले एक नैरो गेज हुआ करता था, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्शन का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन चल रही है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो मालगाड़ी चलती है ना हमारी, अभी तो क्या है कि सेम ट्रैक पे हमारी पैसेंजर ट्रेन भी है, मालगाड़ी भी है जी। तो मालगाड़ियों के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो भी जो हमारे मेन स्टेशन हैं जैसे दिल्ली टू मुंबई एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, अमृतसर टू दिल्ली एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ताकि पैसेंजर ट्रैवल को डिले ना हो। और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो कि हमारी रेलवेज की इनकम का एक मेन साधन होता है जी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इज यूजुअली सब्सिडाइज्ड, क्योंकि लोगों से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हम। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हमारी इनकम का सोर्स रहता है, तो उसको बढ़ावा भी मिले और हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो रेलवे में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में सुधार हो, क्योंकि मैंने बताया कि लगभग 70% ट्रांसपोर्टेशन हमारा रोड्स के थ्रू हो रहा है जी। तो इसको हम लोग कैसे रेलवेज पे शिफ्ट कर पाएँ ताकि रोड्स पे कंजेशन कम हो। हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी जो है एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो किस तरह की टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले वक्त में
कौन सी वो नई टेक्निक्स आपको नज़र आ रही हैं इस फील्ड के अंदर शामिल होती हुई, जिनके ज़रिए इस फील्ड को और ज़्यादा अच्छी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो जान सकें और इसका फ़ायदा हासिल हो सके? फॉर एग्जांपल अगर हम रोडवेज़ की बात करें तो इसमें एक हाईवे इंजीनियरिंग नाम से हमारे एक प्रमुख रूप से एकेडमिक प्रोग्राम चलता है। कहीं कहीं इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम इसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से भी जाते हैं, जिससे मेनली, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंस भी आज की डेट में रोड सेक्टर की है, तो इसमें मेन कंपोनेंट हाईवेज़ का रहता है। तो इसमें जितने भी विभिन्न विषय रहते हैं, जैसे सबसे पहला तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का रहता है इसमें, कि प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए कि प्लान कैसे करना है। रोड्स को फिर हमने ज्योमेट्रिक्स डिज़ाइन कैसे करना है उसका। तो आपने देखा होगा कि सड़क हमेशा सीधी नहीं होती, उसमें बीच में एक हॉरिजॉन्टल कार गोलाई भी आती है जी। जब हमारा एलिवेशन चेंज होता है, यानी कि कहीं ऊंचाई है कहीं नीचाई है, तो रोड ऊपर भी जाएगी, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स, हॉरिजॉन्टल कार, वर्टिकल कर्व्स, इनके डिज़ाइन कैसे करना है। जब रोड घूमती है तो आपने देखा होगा वहाँ सड़क की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, तो चौड़ाई ज़्यादा क्यों होती है, कितनी होनी चाहिए, ये सारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का पार्ट है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है जो कि यूजुअली हमारे फील्ड इंजीनियर्स भी उसके कंसेप्ट को ठीक ढंग से समझने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। कि मेरे को रोड पे हमेशा उतना डिस्टेंस नज़र आना चाहिए कि मैं अगर ब्रेक लगाऊं तो मेरी व्हीकल आगे जो ऑब्जेक्ट अवरोध खड़ा कर रहा है सड़क के ऊपर, उस पर टकराने से पहले रुक जानी चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसी तरह से रोड के ऊपर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये रात को ड्राइव करते टाइम हेडलाइट साइड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ हेडलाइट्स देख सकते हो, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ताकि हम एक सेफ रूप से रोड के ऊपर व्हीकल का ऑपरेशंस कर पाएँ। तो रोड्स कोई भी डिज़ाइन अगर हम करते हैं तो उसमें भी यही कंपोनेंट्स रहता है कि सेफ्टी देखी जाती है उसमें सबसे पहले, कि हाउ टू हैव ए सेफ एंड देन एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स। एफिशिएंट मीन्स लेस टाइम कंज्यूमिंग, एज हाई स्पीड एज वी कैन, बट इट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द रोड यूजर्स। इस फील्ड में किस तरह की रिसर्च हो रही है अभी, अगर हम हाल ही के वर्षों की बात करते हैं, किस तरह की नई रिसर्च सामने आ रही है, किस तरह की नई टेक्निक्स जो हैं अभी यूज़ हो रही हैं? आजकल हमारे जितने भी नए मॉडल्स जो मॉडलिंग टेक्निक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स हैं हमारे, जो कि जैसे ANN जिसको बोलते हैं। तो AI/ML का बहुत हद तक हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत है। पहले लिमिटेड डाटा होता था तो मैनुअली इसको कर पाते थे हम, कन्वेंशनल टेक्निक्स यूज़ करके बात करते हैं। आजकल हमारे पास डाटा बहुत है, उस डाटा को हैंडल करने के लिए AI और ML वाली टेक्निक्स हमारे को यूज़ करके उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो वी आर एबल टू प्रेडिक्ट कि अब जैसे जाम लगना है कहीं पर, तो ये जब आप गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल के पीछे इस तरह के प्रेडिक्टिव मॉडल्स काम कर रहे होते हैं, जो आपको पहले से आगाह कर देते हैं कि फलानी रोड पर इस लोकेशन पे आगे जाम मिलेगा, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से डाइवर्शन ले सकते हैं। वो आपको एक उसमें टाइम भी इंडिकेट कर देते हैं कि 3 मिनट का जाम है या 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का। तो ये सारी इस तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारी, जिसको हम प्लानिंग का पार्ट बोलते हैं, इसके अंदर हो रही है। इस तरह रोड मटेरियल्स में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अभी हमने एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी अप्लाई किया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, एक कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल है उनके साथ मिलकर, और NIT कुरुक्षेत्र के साथ मिलकर, जिसमें जो प्लास्टिक वेस्ट और वेस्ट टायर्स हैं, इनको एक टेक्निक रहती है जिसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम 400-500 डिग्री तक इसको गर्म करते हैं, और इसमें ग्राफीन को अलग करते हैं। ग्राफीन की अगर बात करें तो ये इस तरह का मटेरियल है कि जिसको अगर हम रोड में जो बिटमन यूज़ होता है या सीमेंट कंक्रीट रोड में जो सीमेंट यूज़ होता है, अगर उसके साथ मिलाकर यूज़ करें तो हमारी रोड की लाइफ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका वेदर रेजिस्टेंस, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है। तो आज की डेट में ग्राफीन इज़ अ वेरी कॉस्टली मटेरियल, रेट उसका 1 लाख रुपए पर केजी से भी ज़्यादा है जी। तो हमारा प्रयास है कि ये जो
रिसर्च प्रोजेक्ट हमने अप्लाई किया है, इसमें कहीं 600-700 रुपये किलो तक उस प्राइस को रिड्यूस करके कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने अदर इंस्टीट्यूट्स की भी बात की, उसी के ताल्लुक से ही एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में स्टडी की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से संस्थान हैं जो इस फील्ड में कोर्सेज करा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं? देखिए, आज की डेट में जितनी भी हमारी IITs हैं सभी में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कोर्स है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में M.Tech हाईवे इंजीनियरिंग में है। NIT कुरुक्षेत्र में M.Tech ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर है। लगभग हमारी जो 30 के करीब NITs हैं उनमें से 12-15 के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आज की डेट में पढ़ाई जा रही है। परंतु इसमें जो अपडेटिंग, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा साइंस को और AI को यूज़ करें, उसमें अभी सभी इंस्टीट्यूट्स ने अभी प्रयास करने शुरू किए हैं और मुझे लगता है कि अगले 2-3-4 साल के अंदर वो भी अपने आप को इसमें प्रॉपरली इक्विप कर पाएंगे। हमारे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थोड़ा फ़ायदा है क्योंकि हमारे पास इस तरह के इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, तो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी है, मैथमेटिक्स भी है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी है, हमारे पास इंजीनियरिंग भी है। तो वी हैव गॉट एन अमलगमेशन ऑफ all these departments and we have this benefit. So you have a specialization in this particular field. लेकिन जब हम करियर से जोड़ते हैं किसी भी फील्ड को और हम करियर की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में क्या क्या इम्कानात होते हैं, किस तरह और कहाँ कहाँ जा कर के वो अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, चाहे तो रेलवेज़ हो, CPWD हो, स्टेट PWD डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे जो सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वहाँ पर भी रोड इंजीनियर्स रहते हैं। इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर ये इंजीनियर्स की जॉब्स रहती हैं और मेन काम इन इंजीनियर्स की जॉब का भी आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में आजकल रोड्स रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड मेन काम रहता है उसमें। आप जैसे किसी भी शहर के बारे में अगर आप सोचें तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी रहती है? तो इमीडिएटली आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, रोड्स। दूसरे नंबर पे फिर बिल्डिंग्स। तो रोड्स का आउटले भी अगर आप बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे तो अगर टोटल खर्च रोड और बिल्डिंग का 100 रुपये है तो लगभग 70 से 80 रुपये उसमें केवल रोड्स के ऊपर खर्च होते हैं। तो इसका आउटले बहुत बड़ा है, उसी हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट। तो जितने भी लोग रोड्स में, रोड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर रहता है आगे। आजकल इतनी प्राइवेट कंपनीज हैं, सारी काम करती हैं, तो रोड सेक्टर में भी बहुत सारा काम है। रोड सेक्टर की एक खास बात यह है कि एक 20 करोड़ रुपए का काम अगर आपने रोड वर्क में करना है तो आप वो काम को 3 से 4 महीने में पूरा कर देते हो। 20 करोड़ की बिल्डिंग बनने में 3 साल लगते हैं। तो आप देखिए ना कि आपका स्कोप उस हिसाब से बढ़ता है कि 3, 4, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आप कहते हो कि मैंने 20 करोड़ का काम कर दिया है। और बिल्डिंग्स में अगर आप तो आपको वो 3 साल का टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि बिल्डिंग टेक्स टाइम, ब्रिजेज़ में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी जो है एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो किस तरह की टेक्निक्स जो हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले वक्त में कौन सी वो नई टेक्निक्स आपको नज़र आ रही हैं इस फील्ड के अंदर शामिल होती हुई, जिनके ज़रिए इस फील्ड को और ज़्यादा अच्छी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो जान सकें और इसका फ़ायदा हासिल हो सके? देखिए, बहुत दूर के फ्यूचर की बात ना भी करें, बिल्कुल नज़दीक के फ्यूचर में काफ़ी हद तक चेंजेस हमारे आसपास होनी शुरू हो गई हैं। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने ऑलरेडी ये प्लान बनाया है कि 2030 तक हमने अपने पेट्रोल और डीजल के व्हीकल को फेज आउट करना है। EV व्हीकल्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन अ बिग वे इन द मार्केट। मैं आपको बताऊं, हमारा जो एक डीजल व्हीकल है इसमें लगभग 2000 के करीब कंपोनेंट्स होते हैं, इसके मूविंग पार्ट्स और दूसरे कंपोनेंट्स को मिलाकर।
जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर केवल 20 हैं। जितने एंसिलरी यूनिट्स लगी हुई हैं हमारी आज की डेट में, जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन को कैटर करती हैं, जितने पेट्रोल पंप्स हैं, जितने डीजल पंप्स लगे हुए हैं, आने वाले समय के अंदर ये इस तरह से नहीं रहने वाले हैं। बहुत बड़ी डिसरप्शन मार्केट के अंदर होने वाली है। तो ये आप देखेंगे कि आने वाला समय, हिली एरिया की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आपको एस्केलेटर्स मिलेंगे, रोपवेज मिलेंगे। मे बी कि दिल्ली से गुड़गांव के बीच में आपका ये जो नेशनल हाईवे के थ्रू मैक्सिमम ट्रैफिक जा रहा है, इसमें भी आपको सड़क के बीच में कहीं चलती हुई एक ट्रॉली नुमा कुछ व्हीकल मिले जिसके अंदर लोग बाग ट्रेवल कर रहे हों। तो आने वाले समय के अंदर इस तरह की चेंजेस मिलेंगी। अभी हमारे व्हीकल्स ने भी उड़ना शुरू कर दिया है, तो कल को आने वाले समय में आपको कार भी उड़ती ही मिलेगी। और मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि एक इंडिविजुअल भी आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि उड़ता हुआ नजर आए। ड्रोन एक व्हीकल की तरह यूज़ हो रहे हैं जी। पहले हम ग्रीन कॉरिडोर बना रहे थे कि जब आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना है जी। और बेंगलोर से वो हार्ट को हम दिल्ली लेके आ रहे हैं, तो एक ग्रीन कॉरिडोर को एस्टेब्लिश कर रहे थे। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि अभी इसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। बहुत। तो इमेंस संभावनाएं हैं ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में। मुझे लगता है कि जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक इसमें संभावनाएं निहित हैं, और बहुत जल्दी हम उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार कर चुके हैं। और अभी जो फर्दर ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत फास्ट ग्रोथ इसके अंदर होने वाली है आने वाले समय के अंदर। जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट और जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके दिल में कुछ बड़ा करने का सपना है, आप सोचते हैं कि मैंने देश के लिए कुछ खास कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इस फील्ड में संभावनाएं अपार हैं, अवसर बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ यह है कि आप में थोड़ा सा एक हार्ड वर्क करने की इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी सोच होनी चाहिए, तो आपको इस फील्ड के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो हमारा आज का युवा जिसके बारे में सोचता है। तो मेरा तो अपने युवाओं से ये कहना है कि एक बार इस फील्ड में आइए, आपको सब कुछ यहाँ पर अच्छा ही अच्छा मिलेगा। सर, जब बात हमारे मुल्क के ट्रांसपोर्टेशन की होती है तो एक्सीडेंट्स के मामले जो हैं वो तेज़ी से सामने आते हैं। बड़ा मुल्क है, आबादी भी बड़ी है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग के ताल्लुक से इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करते हैं तो किस तरह से वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इस कोर्स में जो सिखाई जाती हैं जिनके ज़रिए हम एक्सीडेंट्स को, बढ़ते एक्सीडेंट को कम से कम कर सकें? वो किस तरह की टेक्निक्स हैं जो इसमें इस कोर्स के तहत सिखाई जा रही हैं? लगभग 1,70,000 प्रेशियस लाइव्स को हम लोग पर एनम लूज़ कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे युवा लोग हैं जो कि रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इसको बहुत अच्छी तरह से टीच करते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स रहते हैं जिस पे काम किया जाता है। एक तो है इंजीनियरिंग, 3 E's के नाम से जानते हैं इसको, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और एजुकेशन। इंजीनियरिंग में तो रोड का डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो। जैसे मैंने आपको एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का नाम लिया था, बड़ा महत्वपूर्ण है वो। हमारे जितने भी हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, वर्टिकल कर्व्स हैं, उनके डिज़ाइन पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप विदेशों में जाएंगे तो आप देखेंगे तो जो सड़क रहती है उसके साइड पे स्लोप जो है बहुत जेंटल स्लोप मिलेगा। वी कॉल दीज रोड्स एज फॉरगिविंग रोड्स, यानी कि रात को ड्राइवर अगर सो भी गया है ना और उसकी सड़क से नीचे व्हीकल उतरती है तो ही गेट्स ए चांस टू रिकवर एंड कम बैक ऑन टू द रोड। हमारे यहाँ बहुत स्टीप स्लोप है, और हिली एरिया में तो आप देखेंगे कई बार तो ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री का स्लोप मिलता है नीचे, कि आप नीचे गए तो चांस नहीं है वापस आने का। ऑल दीज फैक्टर्स आर कवर्ड अंडर इंजीनियरिंग। दूसरा है एनफोर्समेंट, कि हमने नियम तो बना दिए, नियम बना दिया कि हेलमेट डालना है 2 व्हीलर्स ड्राइवर ने, अब वो डाल नहीं रहे। एनफोर्समेंट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और तीसरा रहता है इसमें एजुकेशन,
अब पुलिस तो हमेशा इन्फोर्स नहीं कर सकती हर चीज़ को, कि हेलमेट डालना है तो हमेशा डंडा लेके हर चौराहे पे पुलिस खड़ी हो, जो कि हमारी आदत है कि जब तक पुलिस वाले ना हो तो हम डालते नहीं हैं। तो ये चीज़ हम कवर करते हैं एजुकेशन से, कि हम मासेस को एजुकेट करें कि हेलमेट डालना आपके अपने इंटरेस्ट में है। तो एक कल्चर बने जहाँ पर कि रोड सेफ्टी बिकम्स ए कल्चर इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जब तक हम सड़क पर चलते हुए ये नहीं सोचेंगे कि जो दूसरा व्यक्ति सड़क पर चल रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैं हूँ, और पहले आप की टेंडेंसी जब तक रोड पर नहीं आएगी, रोड का कल्चर नहीं आएगा लोगों में, जब तक ये स्थिति में सुधार होना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने तजुर्बे से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ऊपर आपने रोशनी डाली, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन का भी, आप सब लोग यहाँ आए और आपने आज ये साक्षात्कार किया है। इसी बातचीत के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां आप ये जान सकेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं और कहां कहां करियर की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने जाना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की फील्ड क्या है और आप इसमें किस तरह अपना करियर बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर बातचीत के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।